सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के विषय में, जहां पर राष्ट्रपति पद की लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को न सिर्फ शर्मसार किया है, बल्कि यह भी संदेश दिया है कि लोकतंत्र में भी हमेशा सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्व तरीके से हो यह जरूरी नहीं है। और ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है सबसे पुराने और सबसे आदर्श लोकतंत्र माने जाने वाले अमेरिका में। समझेंगे आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या थे, उन्होंने कौन सा संबोधन दिया जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई, और न सिर्फ उग्र हो गई बल्कि उसने काफी देर तक संसद पर कब्जा किए रखा। साथ ही समझेंगे कि क्यों यह जो डोनाल्ड ट्रंप की हरकत थी उसको राष्ट्रीय हित के अगेंस्ट में बताया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर 25वें संविधान संशोधन के तहत कार्रवाई करके उनको तत्काल पद से हटा देना चाहिए। समझेंगे आखिर ये पूरा विवाद और मुद्दा क्या है। आइए थोड़ा सा एक मैप से कुछ चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखेंगे तो यह जो स्थान है इसका नाम है वॉशिंगटन डीसी, जहां पर इनकी संसद है। इसके अगर देखें तो यहां पर और आप देख सकते हैं ये है आपका संसद भवन, और संसद भवन जिस स्थान पर स्थित है उसको बोला जाता है यूएस कैपिटल बिल्डिंग। यहीं पर पास में प्रमुख जितने भी प्रशासनिक भवन कार्यालय वह आपको देखने को मिलेंगे, चाहे यहाँ की सीनेट हो या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर यहाँ की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो, अन्य जितनी भी बिल्डिंग है वो भी आपको यहीं पास में दिखाई देंगे। आप इस मैप को भी देख सकते हैं, और ये रहा आपका यहाँ का संसद भवन। और ये जो संसद भवन है इसी के पास एक जो है कि रैली की गई थी, उसमें जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच दिया था, जिसके बाद भीड़ उग्र हुई थी। तो समझेंगे आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या थे। तस्वीरें कुछ इस रूप में नजर आई हैं जो कि काफी निराशाजनक हैं। आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम का जो है कि यहाँ पर झंडा लहराया जा रहा है। यहाँ के इनके जो समर्थक है यह जो है कि संसद भवन में प्रवेश कर गए हैं और वहाँ की चीज़ों से तोड़फोड़ कर रहे हैं। यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं वो रोकने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कई तरह की इसमें बातें आ रही हैं कि अगर यह जो है वहाँ के जो ब्लैक लोग हैं उनके द्वारा अगर किया गया होता तो शायद कड़ी कार्रवाई होती, कई लोगों की मृत्यु हुई होती। लेकिन यहाँ पर अभी जो आंकड़े मिल पाए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो समझेंगे आखिर ये पूरा जो मुद्दा है, विवाद है क्या। आपको एक थोड़ा सा तथ्य जान लेना चाहिए जो बैकग्राउंड के रूप में आपके लिए काम आएगा कि 7 जनवरी अर्थात आज ही के दिन 1789 को अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था, और यहाँ के राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन। यह जब खड़े हुए थे तो इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं था, और यहीं से राष्ट्रपति परंपरा प्रारंभ होती, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रपति शासन पद्धति अपनाई गई है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, एक संसद है और इसके 2 सदन होते हैं। पहला जो सदन है इसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इसके सदस्यों की जो संख्या है वह 435 है। दूसरा इनका जो सदन है उसको बोला जाता है सीनेट, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, यहाँ पर इसको बोला जाता है सीनेट, और इसमें सदस्यों की संख्या होती है 100। और भारत की राज्यसभा की तरह ही जैसे कि हमने बताया सीनेट भी होती है। तो अमेरिका में 3 और जो है कि पद हैं, और ये जो 3 सदस्य होते हैं वह अमेरिका के 91 राज्य कोलंबिया से आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितने पोस्ट थे, 435 पद, और ये कहाँ से आते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए होते हैं। 100 जो पोस्ट होती हैं वह सीनेट के लिए होती हैं, और 3 जो पोस्ट होती हैं वह किसके लिए होती हैं, कोलंबिया राज्य के लिए होती हैं। और टोटल सदस्यों की जो संख्या हो जाती है जिनको हम संसद सदस्य कहते हैं वह होते हैं 538। आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे 435, उसके बाद जो है 100 और फिर 3A, और इस तरह से 538 की संख्या होती है, और ये मिलकर क्या करते हैं, वहाँ के संसद का भाग बनते हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि वो उस व्यक्ति का जन्म वहीं पर हुआ हो, अर्थात वह जन्म से वहाँ के नागरिक हों और 14 साल से
देश में रह रहे हों, अर्थात ऐसा ना हो कि वह केवल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए वहां पे आ जाएं, 14 साल से वहां पर रह रहे हैं। उनकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। और इनको चुनते हैं कौन, यहाँ पर जो इलेक्टर्स होते हैं वह चुनते हैं, और इलेक्टर्स कितने होंगे 538, अर्थात जो संसद सदस्य हैं उन्हीं को हम इलेक्टर्स कह रहे हैं, और यह चुनेंगे राष्ट्रपति को। और यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 270 इलेक्टोरल्स का मत हासिल होना चाहिए। कोई अगर व्यक्ति क्या करता है अमेरिका में 270 इलेक्टोरल्स का मत हासिल कर लेता है तो इसको क्या माना जाएगा, विजयी माना जाएगा। और कोई भी व्यक्ति यहां पर सिर्फ 2 बार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए ये जो हमने कहा इलेक्टर्स, ये क्या होते हैं, इनको आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे कि क्या होता है वहां पर जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो वहां के जो लोग हैं वह डायरेक्ट जो है कि राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, बल्कि उनके जो प्रतिनिधि, जैसे कि इस समय जो बाइडेन खड़े हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे, तो यह अपने प्रतिनिधि खड़े करते हैं जिनको हम इलेक्टोरल मत के नाम से जानते हैं। अर्थात यह जो जनता है वह जनता क्या करेगी, इन इलेक्टर्स को चुनेगी, और यह इलेक्टर्स क्या करेंगे, राष्ट्रपति को चुनेंगे। स्वाभाविक है जिसके इलेक्टर्स ज्यादा होंगे वह क्या होगा, विजयी होगा। इस पर फिर से मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अमेरिकी संसद कांग्रेस दोनों सदन जहां पर बैठते हैं उसे बोला जाता है कैपिटल बिल्डिंग या फिर कैपिटल हिल। हिल का एरिया वह क्षेत्र जहां पर यह बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और उसको बोला जाता है कैपिटल बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में सारे कामकाज होते हैं, जहां पर संसद बैठती है, अर्थात जहां पर इनके दोनों सदन बैठते हैं। भारत में जिस तरह से रायसीना हिल है जहां पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक इसी तरह से यहां पर जो कैपिटल हिल वाला क्षेत्र है यहां पर क्या है, कैपिटल बिल्डिंग बनाई गई है। और यह जो क्षेत्र है पूरा, इसको लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, यह वहां की एक मंदिर के रूप में जाना जाता है। हाल ही में क्या हुआ था, यहां पर 46 राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, और इस चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के जो उम्मीदवार थे वह थे जो बिडेन, और रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे वह थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी भी वहां पर बने हुए हैं, अर्थात उन्होंने अपनी दोबारा जो है कि दावेदारी पेश की थी। इस चुनाव में जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट प्राप्त हुए, और हमने कितना बताया था संख्या, 270 अगर आपको मिल जाते हैं तो आप क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहां पर इनको मिले थे 306 इलेक्टोरल वोट, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे मात्र 232 इलेक्टोरल वोट प्राप्त हुए थे। और इस तरह से जो बाइडेन क्या हुआ था, यहां पर जो है कि बहुमत मिल चुका था। तो जो इलेक्टोरल वोट होते हैं दरअसल क्या होते हैं, एक तरह से राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं। अर्थात जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी से जो प्रतिनिधि थे जो बाइडेन, इन्होंने अपने कुछ उम्मीदवार उतारे थे, ठीक इसी तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने भी अपने प्रतिनिधि उतारे थे। तो जो प्रतिनिधि जितने जिसके जीतते हैं उसी को बोला जाता है इलेक्टोरल वोट। तो यहां पर जो बाइडेन के जो प्रतिनिधि थे जिनको हम इलेक्टोरल वोट कह रहे हैं, उनकी संख्या थी 306, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्टोरल वोट उनको प्राप्त हुए थे उनकी संख्या थी सिर्फ और सिर्फ 232। तो इस तरह से क्या लग रहा है कि जो बाइडेन क्या हुए हैं, जीत गए। और यहाँ की जो जनता है, जैसा कि हमने बताया, ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरल वोट का चुनाव करती है, और यही इलेक्टोरल कॉलेज या वोटर्स क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। मतलब ये है कि यह जो इलेक्टोरल्स चुने जा रहे हैं ये भी क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। आसान शब्दों में कि मान लेते हैं कि हम वहाँ के राष्ट्रपति के लिए खड़े होते हैं, तो हमको कौन चुनेंगे, जिनको जनता ने चुना है, जिनको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, इलेक्टोरल वोटर कहते हैं, वो हम जो है कि जिन प्रतिनिधियों को चुनी है वो हमको वोट करेंगे, और अगर हमको वोट करते हैं तो हम ज्यादा वोट पाते हैं तो हम जीत जाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति अगर ज्यादा इलेक्टोरल वोट प्राप्त कर लेता है या इलेक्टोरल कॉलेज के वोट प्राप्त कर लेता है तो वह जीत जाएगा। तो इस तरह से वहां पर क्या होता है, यह चुनाव होता है। अब चुनाव में इलेक्टोरल वोट जो है कि किसी राष्ट्रपति को जो प्राप्त हुए हैं वो सही है कि नहीं, इसकी पुष्टि अमेरिकी
कांग्रेस या सदन द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि जब यहाँ पर चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो बाइडेन को कितने मिले थे, 306। तो इन्होंने कहा कि हमें 306 मिल गए, और उस समय जब आंकड़े भी आए तो ये भी पुष्टि हो गई 306। लेकिन यहाँ की जो सदन है वह यह देखती है कि क्या इनको जो वोट मिले हैं वो वैलिड हैं या नहीं है, या सही में इतने ही वोट मिले हैं या नहीं मिले हैं, कहीं आंकड़ों से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, कहीं इलेक्टोरल कॉलेज या वोटर्स के मतों से जो है कि छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तो दरअसल क्या होता है कि जैसे ही चुनाव होता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि कौन जीता है कौन हारा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जब यहां पर जब चुनाव हुए तो उसमें 306 मत जो है कि मिल गए किसको, जो है कि जो बाइडेन को। तो इस तरह से जीत हो। लेकिन वह जो कंफर्मेशन है कि आखिर हाँ सही बात है इनको इतने वोट मिले हैं, वह करती है अमेरिकी कांग्रेस या सदन, अर्थात संसद में इन जो है कि वोटों की क्या होती है, गिनती होती है कि सही में इनको इतने इलेक्टोरल वोटर्स का क्या हुआ, मत मिला है कि नहीं, या फिर इलेक्टोरल कॉलेज ने इतनी इनको वोटिंग की है कि नहीं, जैसा कि 306 और 232 के आंकड़े के संदर्भ में था। तो इलेक्टोरल कॉलेज के मतदान के नतीजे क्या हुए थे, वॉशिंगटन भेजे गए थे, और 6 जनवरी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में आधिकारिक तौर पर इनकी गिनती होनी थी, और उसके बाद आधिकारिक तौर पर वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वह उनको घोषणा करना था कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। और वर्तमान समय में जो बाइडेन के नाम की घोषणा होनी थी, यह देखा जाना था कि क्या यह जो 306 इनको वोट प्राप्त हुए हैं सही हैं या नहीं। अगर सही है तो इनके नाम की घोषणा कर दिया। और घोषणा कौन करता, इस समय वहां के राष्ट्रपति कौन है, माइक पेंस को इसको घोषणा करनी थी। तो इसके बाद जो है कि बाइडेन को क्या होता, नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने का रास्ता क्या हो जाता, खुल जाता। 20 जनवरी को यहां पे क्या करना है, नए राष्ट्रपति को अपनी शपथ लेनी है। तो अब जब ये घोषणा किस दिन होनी थी, 6 जनवरी को ही होनी थी, और उसी की क्या हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक लंबे समय से, अर्थात जब से चुनाव तब से कहते आ रहे थे कि इसमें धांधली हुई है, और इसी के कारण उपराष्ट्रपति पर कई तरह के दबाव डाल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम की वो घोषणा कर दें, ना कि जो बाइडेन की। अर्थात उनका कहना यह था कि इलेक्टोरल वोट उनको प्राप्त हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, हमारे नाम की घोषणा कर दो। दबाव बनाया जा रहा था। और जैसा कि हमने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही इसके लिए एक माहौल गढ़ते आए हैं, और ये जो माहौल है वो झूठे भी रहे हैं। इन्होंने कोर्ट का भी सहारा लिया, लेकिन उसमें सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि वास्तव में जो वोटिंग हुई थी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था। और इसके कारण जो है कि वह यह भी कहते आए हैं कि उनके समर्थक आसानी से शक्ति का हस्तांतरण नहीं होने देंगे। और एक तरह से उपराष्ट्रपति पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि अगर वह जो बाइडेन के अगर समर्थन में अगर बात कहते हैं या उनको विजयी घोषित करते हैं तो एक तरह से अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खैर, अब ये क्या हुआ, 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने, जब यहां पर गिनती ही होनी थी उससे पहले ही यहां पर लोगों को बुलाना स्टार्ट कर दिया था, और 6 जनवरी को जबकि यहां पर गिनती होनी थी वोटों की, जो कि इलेक्टोरल वोटर थे जिनकी गिनती यहां के सदन में होनी थी, तो उन्होंने उससे पहले क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल बिल्डिंग से थोड़ी दूर पर एक रैली का आयोजन किया, और इस रैली को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है और हम लोग विजेता हैं, और उन्होंने कहा कि आइए हम मार्च करते हैं और अपना हक लेते हैं। स्वाभाविक है, जब इतना नेता का बोलना था, जनता भी क्या हुई, पीछे पीछे हो ली, और इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप का जो समर्थन में जो भीड़ आई थी वह उग्र हो गई, और उसने कैपिटल बिल्डिंग की ओर मार्च किया, और पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था से संघर्ष करते हुए वह कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए। यहाँ की जो भीड़ थी इसने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बिल्डिंग में प्रवेश किया और यहां पर हिंसा को उत्पन्न किया। यहां पर जो अराजक तत्व थे वो ऑफिस से सामान भी उठा लाए हैं, जैसे कि फुटेज सामने आए हैं। क्योंकि यहां पर संयुक्त सेशन चल रहा था जिसमें वोटों की गिनती होनी थी, और उसके बाद यहां के उपराष्ट्रपति को यह घोषणा करनी थी कि हां, जो बाइडेन वास्तव में जीत गए हैं और उनकी शपथ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन यह माहौल बीच में ही एक प्रक्रिया क्या हुआ, माहौल खराब होने की वजह से, भय वाला होने की वजह से इसको रोकना पड़ा।
चिंताजनक ये भी था कि कहीं ये भीड़ जो है कि क्या करे, जो इलेक्टोरल वोटर्स की जो पेटी थी जिसमें वोट पड़े हुए थे उसको ना उठा लाए। खैर यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने इसको बचा लिया, और ये भी जो है कि वहाँ पर जो अन्य जो लोग थे, जो सांसद थे, उनको भी जो है कि वह बचाने में सक्षम रहे। लेकिन वह जो जनता अंदर घुसी थी, जो भीड़ अंदर घुसी थी, उससे क्या हुआ, लोकतंत्र को ना सिर्फ शर्मिंदा होना पड़ा है, बल्कि यह भी पता चल गया है कि जो भीड़ है उसको कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है। हिंसा रुकने के बाद जो बाइडेन को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है और वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन के लिए इमरजेंसी लगा दिया गया है। अर्थात इमरजेंसी का मतलब है कि अब वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। ट्रंप के द्वारा हिंसा को और ना बढ़ाया जाए, इसके लिए उनके जितने भी सोशल अकाउंट्स थे उनको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया गया है। और इन सभी चीजों में जो बाइडेन ने, जब ये हिंसा हो रही थी तो उन्होंने कहा यह कोई विरोध नहीं है, एक विद्रोह है, और बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से हंगामा खत्म करने की अपील की और कहा कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आह्वान करता हूं कि वह अपना शपथ पूरा करें, मतलब कि शांतिपूर्वक तरीके से कानून सम्मत शासन चलाने का जो शपथ है उसको पूरा करें। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को यह मांग करना चाहिए कि वो जो घेराबंदी की गई है संसद के चारों ओर उसको खत्म करें। उन्होंने कहा मैं साफ कर दूं कि कैपिटल बिल्डिंग पर जो हंगामा हमने देखा वह वैसे नहीं है, वे लोग हैं जो कानून को नहीं मानते हैं, अर्थात अराजक तत्व हैं। खैर इसके बाद जो है कि कई तरह की प्रतिक्रिया आई। बराक ओबामा ने जो है कि डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह देश के लिए बेहद अपमानजनक और शर्मिंदगी वाला माहौल है। उन्होंने कहा इतिहास जो है कि कैपिटल बिल्डिंग में आज की हुई घटना को याद रखेगा और जिसे वैध चुनावी नतीजे के बारे में लगातार निराधार झूठ बोलने वाले एक निर्वर्तमान राष्ट्रपति ने भड़काया। अर्थात उनका कहना था कि जो यहाँ पर जो बाइडेन की जीत हुई है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से हुई है, और कैसे एक बना हुआ राष्ट्रपति अपने पद को नहीं छोड़ने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है और लोगों को भड़का रहा है, और यह अमेरिका के लिए अपमान और शर्म की बात है। बात यहीं पर नहीं रुकी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी अपने जो है कि स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा यह सब दिल तोड़ने वाला है, यह कैसे किसी बनाना रिपब्लिक, अर्थात बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है जो कमजोर लोकतंत्र होते हैं वहां पर तो ये हो सकता है, लेकिन हमारे गणराज्य में नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि यह जो व्यवहार किया गया है अमर्यादित है, हमारी संस्थाओं, हमारी परंपराओं और हमारे कानून के मूल्यों के अगेंस्ट में है, और उन्होंने कहा इससे मैं हतप्रभ हूं। इसी की तरह जो है कि संयुक्त राष्ट्र का के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी स्टेटमेंट आया। माननीय प्रधानमंत्री ने भी जो है कि लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसों की खबर से दुखी हूं, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी तरीके से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो एक आइडियल कंडीशन में है। यहाँ का लोकतंत्र प्रभावित होता है तो आने वाले समय में अन्य जो लोकतंत्र है वहां पर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अमेरिका के लगभग 250 साल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब राष्ट्रपति ने हार मानने से इनकार कर दिया हो और उसके समर्थकों ने क्या किया हो, संसद को घेर लिया हो। कुछ लोग इसे कब्जा करना भी बता रहे हैं, कुछ लोग तख्ता पलट की भी बता रहे हैं, कई तरह की बातें उठ रही हैं। फाइनली जब डोनाल्ड ट्रंप पर काफ़ी दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपना हार स्वीकार करता हूं। लेकिन उन्होंने यह बात ऐसे ही नहीं करी। डेमोक्रेटिक पार्टी के 17 सांसदों ने और अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने खुद उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कहा कि 25वें संविधान संशोधन के जरिए ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ कर दिया जाए। और कई अमेरिकी लोगों का मानना है कि ट्रंप को तुरंत जो है कि पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है, जो हिंसा भड़काया है, वह राष्ट्र विरोधी है और किसी भी तरह से देश के लिए ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि 25वां संविधान संशोधन है क्या। थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं। एक बार क्या हुआ था, समय है 1963 का, और वहां के जो राष्ट्रपति थे वह थे जॉन एफ कैनेडी, और इनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद एक खबर भी आई कि जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं जो है कि लिंडन जॉनसन, वो भी घायल हो गए। तो अब यहां पर अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अगर
राष्ट्रपति की अचानक मौत हो जाए या उनकी हत्या हो जाए या वह इस्तीफा दे दें या उनका पद संभालने में वह असमर्थ हो जाए, ध्यान दीजिएगा कि वह असमर्थ हो जाए तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। खैर समय को आगे बढ़ाया गया और इन कैनेडी की हत्या के 2 साल बाद 1965 में अमेरिकी संसद ने 25वां संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा और 2 साल बाद अर्थात 1967 में इसे मंजूरी भी मिल गई। तो ये जो 25वां संविधान संशोधन है यह राष्ट्रपति के पद और उसकी गरिमा की सुरक्षा करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर है अगर वह मानसिक रूप से असक्षम हो जाता है, अर्थात वह अनर्गल जो है कि स्टेटमेंट देता है, वह कहता है किसी भी देश पर हमला कर दो, मिसाइल अटैक कर दो, न्यूक्लियर अटैक कर दो, और जो कि किसी भी तरह से तार्किक नहीं हो सकता, तो क्या होता है 25वें संविधान संशोधन के तहत उस पर इसमें यह प्रावधान कर दिया गया वहां के संविधान में कि उसको पद से हटाया जा सकता है क्योंकि यह राष्ट्र से अगेंस्ट में है, राष्ट्रीय विरोधी है। तो कुल मिलाकर 25वां संविधान संशोधन यह कहता है कि कोई राष्ट्रपति यदि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असक्षम हो जाए तो उसे पद से हटाया जा सकता है। और 25वें संविधान संशोधन का एक सेक्शन 4 है, इसमें उन परिस्थितियों के विषय में बताया गया है कि अगर यदि कोई राष्ट्रपति अपना कार्यभार चलाने में असमर्थ है तो क्या होगा, उसको पद से हटाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ का राष्ट्रपति है अगर कोई ऐसा कार्य करता है वह खतरनाक है, अनुपयुक्त है या फिर जो है कि वो दिखाता है कि वो मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गया है तो उसको इस सेक्शन 4 के तहत हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा, इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए मंत्रिमंडल को बहुमत से और उस उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर इस आशय के पत्र के साथ हस्ताक्षर करना होगा कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। आसान शब्दों में यहाँ की जो आखिर जो राष्ट्रपति है तो उसकी एक पूरी मंत्रिमंडल होगी और वहाँ के एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो मंत्रिमंडल और उपराष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर हस्ताक्षर करना होगा कि जो राष्ट्रपति है वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या फिर वो मानसिक रूप से बीमार हो चुका है, वह शारीरिक रूप से असक्षम है, इसके कारण उसको पद से हटाया जाए। दूसरे शब्दों में इसके माध्यम से कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को यह घोषणा करना होता है कि मौजूदा जो राष्ट्रपति है वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों या संवैधानिक शक्तियों का पालन करने में असमर्थ है, तुरंत उसको तत्काल उसको पद से हटाया जाए। इस पर हस्ताक्षर या स्वीकृति मिलने के बाद उपराष्ट्रपति ही क्या हो जाता है, कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है और राष्ट्रपति को जो पहले राष्ट्रपति था उसको हटा दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि इसमें जो राष्ट्रपति जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो संवैधानिक कर्तव्यों या शक्तियों का पालन नहीं कर पा रहा है उसको कोई मौका नहीं दिया जाए, मौका दिया जाएगा, लेकिन वह जो है कि लिखित में अपना लिखित स्टेटमेंट दे के नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पर जो फैसला होगा उस पर भी अंतिम निर्णय कैबिनेट को ही लेना है। अर्थात अगर कैबिनेट को लगता है कि यह व्यक्ति लिखित रूप में भी झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है या ये जो बात कह रहा है वो सही नहीं है तो कैबिनेट क्या करती है, उसके फैसले को हटा सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को 25वें संविधान संशोधन के आधार पर हटाया जाता है तो पहले ऐसे वह राष्ट्रपति होंगे जिनके ऊपर यह आरोप लगा और उनको इस पद से हटाया जाए। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यहाँ का पूरा विवाद और मुद्दा क्या है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बता दीजिएगा कि आपका विचार डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या है, क्या उन्होंने जो किया वो सही है या फिर उन्हें मर्यादित व्यवहार करना चाहिए था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।